राधे प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता का सार वर्णन पढ़ेंगे। ठीक है, उसका मैं आपको थोड़ा सा शब्दार्थ भावार्थ बताऊंगी। तो सबसे पहले पर मैं आपको कवि परिचय बताना चाहूँगी कि जो हिंदी साहित्य के छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, उनकी जो है कविता है उसमें छायावादी गुणों का ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ा है और उनके काव्य में उनके मित्रों ने उनसे प्रार्थना करी थी कि वो भी अपना आत्मकथ्य लिखें, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी के संपादन में उस समय निकलने वाली पत्रिका थी प्रसिद्ध पत्रिका हंस, जिसके संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। तो उन्होंने आत्मकथा विशेषांक हेतु सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी से भी ये आत्मकथा लिखने के लिए कहा था। ठीक है, लोगों के कहने पर वे आत्मकथा लिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कुछ ऐसा विशेष हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर वो अपने मित्रों से उनके आग्रह पर फिर कहते हैं कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। ठीक है, मधुप यानी कि मन रूपी भंवरा। यहाँ पे कवि जो है जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं कि भौरे के माध्यम से अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन रूपी भौरे। ठीक है, रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग करा गया है कि आज तू गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कवि के जीवन की जो इच्छाएं हैं उचित वातावरण न पाकर मुरझाकर गिर रही हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी, यानी कि उनके मन में जितनी भी अभिलाषाएं थी वो पूरी ना हो पाई। सुख के पल उनके जीवन में बहुत कम आए और वो जो सुख की इच्छाएं थी वो धीरे धीरे मुरझाकर गिर रही हैं। तो यहाँ पे रूपक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग करा गया है यहाँ पे कवि ने। और फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अगर इस आत्मकथ्य के इतिहास की बात करें तो उसमें साहित्य की इस विधा में बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का आत्मकथ्य लिखा है। ठीक है, तो इस जीवन को सुख पहुँचाने वाली खुशियों को मैंने एक एक करके जो मुझे छोड़ के चली गई उनके बारे में मैं लिखूं, पर मुझसे पहले भी कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं। ठीक है, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, यानी कि ऐसा लगता है कि ये जो कवि हैं अपने आत्मकथ्य लिखकर समाज में अपना उपहास उड़वाते हैं, यानी कि समाज के जो अन्य लोग हैं उनकी कथाओं को पढ़कर उनका मजाक उड़ाते हैं, अर्थात उनके भावों के साथ खेलते हैं। मेरा ये जीवन जो है, कवि कह रहे हैं, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। यहाँ पर जब सामने वाला इंसान मजाक उड़ाता है तो इंसान कहने से डरता भी है, तो फिर भी वो अपने मित्रों से कह रहे हैं कि तभी तुम कहते हो कि मैं कह डालूँ दुर्बलता अपनी, अपने मन की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो मैंने लोगों से धोखे खाए हैं, उन सब के बारे में मैं लिख डालूँ। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे गागर रीति। मन रूपी जो गागर है ये मेरा, गागर मीन्स घड़ा होता है बेटा, बिल्कुल रीति है, खाली है ये। तो मेरे भावों से खाली इस मन को देखोगे तो तुम शायद सुनकर सुख पाओगे, शायद तुम भी उसी श्रेणी में आ जाओगे। फिर भी मित्र तुम मुझसे कहते हो कि मैं भी जीवन की कमियां लिख डालूं और सबके सामने कह डालूं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कभी यहाँ पर कहते हैं कि तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे। मेरा मन तो खाली गागर के समान है जिसमें कोई भाव नहीं है, परंतु मेरा जो मन है उस खाली गागर के समान तो है। तुम्हारा मन भी तो कहीं मेरे भावों से खाली नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे मन में कोई भाव नहीं रहा, परंतु तुम मेरे दुख के भावों को सुनकर शायद मेरा मजाक उड़ाओगे और अपने इस खालीपन को भर लोगे। यानी कि कहते हैं ना, सामने वाले के दुख को देखकर हम अपने दुख को कम समझने लगते हैं और शायद सामने वाले का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो कभी को भी ऐसा आभास हो रहा है कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ठीक है, मेरा रस ले यानी कि मेरे जो पीड़ा है, मेरे जो भाव हैं, मेरा जो मन है वो भी खाली है। मैं अपनी विडम्बनाएं बताऊंगा, अपने जो लोगों ने मेरे साथ छल किए हैं अगर मैं बताऊं तो उसको शायद तुम सुनकर रस ही लोगे, आनंद ही लोगे। अरे विडम्बना, यह विडम्बना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यहाँ पे स्वयं कवि को कहता है कि ये तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ, फिर मैं अपनी कमियां कैसे प्रकट कर लूँ लोगों के सामने, या लोगों ने मुझे जो छल कपटपूर्ण व्यवहार से धोखे दिए हैं वो तो मैं कैसे बताऊं। भूले अपनी बताऊं या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, यानी कि कैसे हंसी उड़ाऊं मैं। ये बड़ी अजीब सी विडम्बनापूर्ण परिस्थिति होगी मेरे लिए कि अपने सरल स्वभाव की मैं हंसी उड़ाऊं, लोगों की भूलें बताऊं, अपनी गलतियां बताऊं या लोगों के धोखे बताऊं, और कैसे मैं तुमको दिखलाऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे जीवन में जो सुख के क्षण आए थे, जब मेरा परिवार था, मेरी पत्नी थी, मेरी प्रिया थी मेरे साथ, ठीक है, उन मधुर चांदनी रातों की जुगल गाथा मैं कैसे गाऊँ। ठीक है, जब मैंने खुशी के पल जिए थे अपने परिवार के साथ,
उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर डालूं, ठीक है, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और जब जीवन में खुशी और उमंग का साथ था तो उन स्वप्न जैसी बातों को मैं कैसे तुम्हारे साथ यहाँ पे बता डालूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहना चाहते हैं कि मुझे जीवन में सुख मिला ही कहाँ। जैसे कोई स्वप्न देखता है इंसान और जग जाता है तो उसको फिर वास्तविकता का पता चलता है कि इसके जीवन में उसने जो स्वप्न में सुख देखा था जीवन में तो है ही नहीं। ऐसे कवि को जीवन में जो सुख आए वो स्वप्न के समान लगते हैं। ऐसा लगता है कि उसके जीवन में वो सपने के समान थे सुख और जो चले गए हैं। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गए, यानी कि कवि के पास सुख आए भी पर वो उसको दूर से ही मुस्कुराकर चले गए। मुस्कुराकर ऐसा होता है चिढ़ाकर जो चले जाता है कई बार, ठीक है। तो कवि अपने ही भाव यहाँ पे व्यक्त कर रहा है कि जीवन में सुख आया तो सही पर वो चिरस्थायी ना बन सका, ज़्यादा समय के लिए रह ना सका। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, फिर कवि अपने उस मधुर भावों का यहाँ पे व्यक्त कर रहा है कि अपनी जीवन संगनी के साथ अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए तो उन्होंने जो समय बिताया था, वो कहते हैं कि उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, ठीक है। कि अरुण कपोलों यानी कि सुंदर गालों को, ठीक है। यहाँ पे लालिमा युक्त गालों को कहा गया है। जैसे सूरज जब उगता है तो उसमें चांद रोशनी होती है प्यारी सी, वैसे ही अपने प्रिया के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्षण में जिसमें उसने सुख भोगा था अपने परिवार अपने प्रिया के साथ, उन्हीं का वो यादों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अनुराग ने उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है था कि पति की पंथा की, और जो स्मृतियाँ हैं जो यादें हैं अपनी प्रिया के साथ बिताए समय की, वो अब उसका सहारा बनी है। यानी कि जैसे कोई पथिक होता है ना, राहगीर अपने रास्ते के लिए कुछ भोजन सामग्री या पैसे लेके जाता है तो पाथ्य बन जाती हैं, उसका सहारा बनती हैं उस यात्रा में उसके लिए, जो उसके गंतव्य तक पहुंचने में उसकी सहायता करते हैं। ऐसे इस जीवन रूपी रास्ते में यहाँ पे आपके जो कवि हैं आत्मकथ्य कविता के जयशंकर प्रसाद जी, वो कहते हैं कि मैं थका हुआ पथिक हूँ, मेरे इस जीवन रूपी पथ में ये जो स्मृतियाँ हैं जो मैंने अपनी प्रिया के साथ बिताई थी वो पाथ्य का काम कर रही हैं। पाथ्य यानी कि सहारा आप कह सकते हैं, ठीक है, उसका काम कर रही हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। फिर प्रश्न शैली का प्रयोग करते हुए कवि यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। आप देखिए लगातार 4 पंक्तियों में यहाँ पे प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करा गया है, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 चारों ही पंक्तियों में प्रश्न का यहाँ पे प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करा गया। तो कवि कहते हैं सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कि मेरे जीवन में जो दुख आए तो किसी के पास इतना कहाँ समय है कि कोई मेरे जीवन के उस दुख को देख पाए, ठीक है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। जीवन बहुत छोटा है परंतु उसमें दुख इतने बड़े मिले कि बड़ी बड़ी कथाएं बन गई और मैं कैसे उनको कह डालूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। कवि फिर स्वयं प्रश्न कर रहे हैं अपने आप से, कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं होगा कि मैं औरों की सुनूं और मैं स्वयं मौन रहूं, कुछ ना कहूं, अपना आत्मकथ्य ना लिखूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि कहते हैं कि मेरी जो भोली सी आत्मकथा है, ठीक है, यहाँ पे सा से सी छुपा हुआ है पर यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग करा गया कि आत्मकथा कैसी है, भोली सी है, कि उसको तुम सुनकर क्या भला करोगे। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि अभी वो समय भी नहीं आया और मेरी जो व्यथा है मौन है। मौन यानी कि चुप है, मेरी जो दुख है अभी चुप है, मैं उनको दोबारा से बोलकर याद करके समाज के सामने प्रस्तुत करके आत्मकथा कविता के रूप में प्रस्तुत करके उनको दोबारा से जगाना नहीं चाहता हूँ। वो अभी समय नहीं आया, वो सोई हुई हैं और उन्हें सोने ही दें। इसलिए उन्होंने अपने मित्रों से सहज ही सरल भाषा में आत्मकथा ना लिखने के लिए प्रार्थना करी है। बहुत ही सुंदर कविता बन पड़ी है बेटा ये। छायावादी आधार स्तंभ आप कह सकते हैं, छायावाद के जो आधार स्तंभ है 4, उनमें से एक प्रमुख है जयशंकर प्रसाद जी और इनकी कविता अपने समय की ये बहुत प्रसिद्ध कविता है। आपसे फिर अगली कक्षा में मिलूंगी। उम्मीद करती हूँ कि इस कक्षा में जो मैंने आपको आत्मकथा कविता का सार वर्णन सरलार्थ बताया है ये आपको समझ में आया होगा। फिर मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। राधे राधे बच्चों।